सबसे पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं इसमें, वी यूज द वर्ड थ्रस्ट, है ना। तो थ्रस्ट क्या होता है बेसिकली आपका, व्हाट इज थ्रस्ट? सर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है और हाँ हाँ बिल्कुल सही है कि परपेंडिकुलर फोर्स ऑन ए सरफेस इज नोन एज ए थ्रस्ट, है ना। कि भाई जो परपेंडिकुलर फोर्स है, फोर्स ऑन सरफेस, राइट, इज कॉल्ड थ्रस्ट, कॉल्ड थ्रस्ट। भाई किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, आपका थ्रस्ट बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज बेसिकली आपका थ्रस्ट हो जाता है, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, राइट। तो ये थ्रस्ट होता है ना। तो जैसे कोई भी एरिया है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट अगर ये आ गया तो फ्लूइड की बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर, है ना। तो प्रेशर क्या होता है आपका, व्हाट इज प्रेशर, है ना। फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये प्रेशर को जब भी हम डिफाइन करते हैं ना पी, तो ये आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, सिंपल फोर्स अपॉन एरिया नहीं, कि बल्कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो चीज जो होती है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो आपका प्रेशर होता है ना। तो प्रेशर में एक चीज ध्यान रखना हमेशा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं चलता है, बल्कि परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी अगर एरिया ले लूँ इस तरह से, ये एरिया कोई डी ए है या कोई डेल्टा ए एरिया है, तो डेल्टा ए एरिया पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है ऐसे, डेल्टा एफ, तो इसकी वजह से बेसिकली आपका प्रेशर लगेगा। तो अगर डेल्टा ए एरिया में डेल्टा एफ फोर्स लग रहा है तो प्रेशर की वैल्यू जो हो जाएगी वो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए हो जाएगी, है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया ही क्या होता है बेसिकली आपका प्रेशर होता है। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, अब देखो प्रेशर की जो ऐसा यूनिट हो जाएगी, कि अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो प्रेशर की ऐसा यूनिट जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते क्या है, इसका कोई और शॉर्ट नेम है क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, वो तो अलग चीज है, वैसे क्या बोलते हैं वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को? हम्म, न्यूटन पर, पास्कल। हाँ पास्कल, पास्कल बिल्कुल सही बोल रहे हो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं इसलिए आपका पास्कल, नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना। तो 1 पास्कल जो प्रेशर की यूनिट होती है, 1 पास्कल का कई बार हम इसको 1 PA भी लिख लेते हैं, है ना। और 1 पास्कल जो होता है ये इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो प्रेशर हमेशा कई बार पास्कल्स में दिया होता है, तो प्रेशर कहीं पे एक्सर्ट हो रहा है तो इतने अमाउंट का एक्सर्ट हो रहा है। तो प्रेशर किसी की वजह से हो सकता है, नीड नॉट नेसेसरी कि लिक्विड की वजह से ही हो, सॉलिड भी तो प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। तो सॉलिड भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है एज वेल एज क्या कर सकता है, बेसिकली आपका लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। तो दोनों चीजों की वजह से क्या एक्सर्ट हो सकता है, बेसिकली आपका प्रेशर कहीं भी। सर प्रेशर जो होगा वो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों की वजह से हो सकता है। सर हाँ बोलो। सर आपने सर यहाँ पे पी इज इक्वल डेल्टा एफ बाय डेल्टा ई क्यों लिखा है? वो बात नहीं, किसी भी फोर्स के पार्ट को ही हम डेल्टा एफ बोल लेते हैं, ओके सर। है ना। कि भाई डेल्टा एफ मतलब कोई फोर्स का छोटा सा पार्ट है ना। तो डेल्टा एफ डेल्टा ए लिख सकते हैं हम उसे, है ना। क्या हो सकता है पूरे एरिया पे नहीं लगा रहा होगा, एरिया के किसी पोर्शन पे लग रहा होगा, तो उसकी वजह से जो एरिया डेल्टा एफ भाई ये लिख लो, एक ही बात होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्रेशर अपॉन जो हो जाएगा वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, और उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बेसिकली आपकी पास्कल होती है, राइट। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है इस तरह से आपके प्रेशर को। अब यहाँ पे आ गया कि अगर मैं स्पेशली फ्लूइड की बात करूं, है ना, कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी में एक तो प्रेशर आपने बोला कि ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो पहली प्रॉपर्टी तो आपने डिफाइन कर ली कि फ्लूइड का क्या होगा, प्रेशर होगा, है ना। एज वेल एज फ्लूइड की डेंसिटी भी होती
है ना, कि हम नॉर्मली फ्लूइड को ज्यादातर जो डिनोट करते हैं वो डेंसिटी से करते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है आपका फ्लूइड का? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड? किसी भी चीज की डेंसिटी वही होती है। डेंसिटी जो हो जाएगा वो आपका मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, कि भाई मास बाय वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका डेंसिटी बोलते हैं। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, कि भाई वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर? क्या होती है वाटर की डेंसिटी? जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो क्या होती है, इसलिए आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये आपकी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। कई बार इसका अगर आप बड़े यूनिट में लिखो इसे, तो हम इसको 1000 kg पर मीटर क्यूब भी ले सकते हैं, एक ही चीज होती है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, कि वाटर की जो डेंसिटी जो ये होती है। ऐसे ही हम बात करेंगे, ये आपका डेंसिटी ऑफ द वाटर आ गया। एक बार डेंसिटी ऑफ द वाटर आ गया ना, तो एक टर्म हम और डिफाइन करते हैं इसमें, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ये नेक्स्ट टर्म हम इसमें डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हाँ करती है वाटर की डेंसिटी वेरी करती है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे है, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, कि 4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर ले लें, तो उस टेम्परेचर पे जो डेंसिटी ऑफ द वाटर होगी ना, तो वो आपका ही हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही, वेरी करती है, मतलब वेरी नहीं करेगी ना, मतलब वेरी इन द सेंस की जैसे मतलब डेंसिटी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो कांस्टेंट ही रहेगा, कि भाई अगर वॉल्यूम हम कम लेंगे तो मास भी कम हो जाएगा उसका, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी दोनों का रेशियो क्या रहता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। तो ये हम डेंसिटी ऑफ द वाटर जो लेते हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो हम 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में लिखूं तो 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो एक टर्म आ गया। अब जब हम अलग अलग चीजों की डेंसिटी कंपेयर कैसे करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब भी हम किसी चीजों की डेंसिटी को वाटर रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी को आप आरडी से शो कर दो, है ना। तो आरडी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो डेंसिटी होती है, इसको वाटर की डेंसिटी से जब हम डिवाइड करते हैं, हाँ, कि डेंसिटी ऑफ वाटर से जब डिवाइड कर दोगे तो आपका रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर से, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है। तो कई बार क्या होता है ना, कि डेंसिटी तो सिर्फ वाटर का आपको पता होता है कि 1 ग्राम या ये होता है, बाकी का रिलेटिव डेंसिटी दिया होता है। लाइक अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस, तो आइस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 0.9 होती है, कि आइस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, बेसिकली आपकी 0.9, है ना। ऐसे अगर आपसे बोला जाए बेसिकली आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 होती है। तो हर सब्सटेंस का अलग अलग होगा, कि वाटर से जब कंपेयर करेंगे तो हर सब्सटेंस का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस है। आप देखो, रिलेटिव डेंसिटी तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट। ये तो सर हाँ बताओ। सर रिलेटिव डेंसिटी तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, जिसकी वाटर की और सॉरी मर्क्यूरी की और आइस की हमने निकाल लिया रिलेटिव डेंसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। हाँ, वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ओके। जब हम रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही होता है। रेफरेंस हमेशा हम वाटर को लेके चलते हैं, है ना, कि भाई रिलेटिव डेंसिटी के लिए वही चीज है ना, कि अलग अलग दो अलग अलग नहीं निकालना आपने कभी भी, कि आइस का इसके रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में। कि जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं तो उसकी डेफिनेशन ही है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ओके सर। दूसरे किसी के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है। तो वाटर से डिवाइड करना है। तो जैसे आप देखो कि रिलेटिव डेंसिटी तो दोनों एक दो सेम चीजों का रेशियो है ना,
तो नॉर्मली इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसलिए मैंने 0.9 13.6 लिखा है। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कोई कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ आइस, तो ऑब्वियसली बात है कि रिलेटिव डेंसिटी अगर ये होता है और डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ द वाटर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.9 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये अब यूनिट आ जाएगी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की, कि आपने रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ द वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो टर्म आ गया वो डेंसिटी ऑफ द आइस आ गया। ऐसे अगर यहाँ पे आपको लिखना है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ द मरकरी की वैल्यू हो जाएगी 13.6 इंटू 1, मतलब ये हो जाएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर की। है ना? तो ध्यान रखना कि रिलेटिव डेंसिटी जब दिया होगा तो उसको डेंसिटी ऑफ द वाटर से मल्टीप्लाई करके हम सब्सटेंस की डेंसिटी निकालते हैं, है ना, कि डेंसिटी ऑफ द वाटर से मल्टीप्लाई, चूंकि 1 में होती है ना, जो सीजीएस यूनिट होती है इसमें ये 1 होता है, तो फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आ जाता है। इन्हीं चीज रखना कि रिलेटिव डेंसिटी में मैंने कोई यूनिट नहीं लिखी है, लेकिन डेंसिटी जब होगा तो उसमें मैं क्या लिखूंगा, यूनिट लिखूंगा। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं ना, तो फिलहाल आपको दो ही प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, एक तो फ्लूइड का प्रेशर और दूसरा आपका डेंसिटी, है ना, और उससे रिलेटेड जब कंपेयर करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपकी रिलेटिव डेंसिटी, राइट। तो इसको लिख लो जरा सा। सर डन। ओके, वेट करो थोड़ा सा। है ना, तो कि आपके कुछ टर्म्स हो गए आपके, है ना, तो जस्ट इसके बेसिस पे मैं एक दो न्यूमेरिकल आपसे शेयर कर लेता हूँ पहले। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, रिलेटिव डेंसिटी हो सकती है अर्थ के रिस्पेक्ट, लेकिन जब रिलेटिव डेंसिटी हम फ्लूइड के लिए यूज करेंगे ना, सॉलिड की तो अलग चीज होगी। जब हम मतलब फ्लूइड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे या किसी भी चीज की बात करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी सिंपल का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर ही रेफरेंस है आपका, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, उससे आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। है ना, पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, फिर है ना, कि पहले हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं फिर आगे करते हैं। है ना,
इसको नहीं करना है, जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसको करना है। ये सारे करेंगे धीरे धीरे हम। हाँ ये सॉल्व कर लो जरा सा। बस तो बहुत आसान है क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट कर लो सर। आपको क्वेश्चन आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। ओके ओके, फटाफट बता दो फिर इसका आंसर। सही है, 100 में सही बता रहे हो। है इसमें कुछ ऐसा सॉल्व करने का तो है ही नहीं। अभी आपने पढ़ा है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ना, तो इसमें सच बहुत ज्यादा कुछ अटेम्प्ट करने का नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन अब आपको सारी चीजें ऐसा यूनिट में निकालनी है ना, कि आपको जो निकालनी है। रेयान सही, आपका आंसर 100 में सही है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको सिल्वर का दिया हुआ है आपको? नहीं दी हुई, ये तो सही नहीं होगा। ठीक से करो जरा सा, है ना, कि भाई डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर हो जाएगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी इसने सिल्वर का दिया हुआ है। और अब इस बात है, जब हम किसी भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का निकालेंगे, अगर हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो डेंसिटी ऑफ द सिल्वर की वैल्यू हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें सिंपल सी चीज तो ऐसी होती है कि जब भी आपको किसी चीज की डेंसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ द वाटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो रिलेटिव डेंसिटी इसने सिल्वर की दे रखी है 10.8 इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर, जो ऐसा यूनिट होती है वो तो 10 पावर 3 होती है ना, यहाँ पे 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 10,800 आ जाएगा केजी पर मीटर की। ये सिल्वर की डेंसिटी होगी सिंपल से, है ना, कि जो सिल्वर की डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू आपकी ये आ गई है। तो वही रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में थोड़ा सा कन्वर्जन आपको आना चाहिए, है कि रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में थोड़ा सा कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये आपका गैस टेस्ट, राइट। तो जैसे याद तो हम दो ही चीजें रखते हैं। आइस का आप याद रखना, कि आइस की रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ना, वो 0.9 होती है। और जो आपका मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 13.6 होती है। बाकी सारा आपको दिया होगा, सिल्वर कितनी होती है ना, गोल्ड कितनी होगी, सबकी अलग अलग रिलेटिव डेंसिटी होती है, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हम कर सकते हैं सर। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सर एनसीईआरटी में वो जो था वो इतना ही था बस? नहीं अभी और है, अभी और है। अभी तो जस्ट मैंने डेफिनेशन दो बताई है, उसके अलावा भी उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है, तो वही कर। ओके।
सर ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसके नीचे भी हाँ दिख मतलब रहा मैं बता देता हूँ, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इतना है, डायमेंशन इतना है, एंड फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड इन बोथ केस। लिख लो आप इस तरह से, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड इन बोथ केस, कि बोथ केसेस में कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, है ना, ए और बी दोनों में। एक के केस में ऐसे रखा हुआ है, एक के केस में डाउन रखा हुआ है। किस केस में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, ए वाले में, ए। वाले में, ए वाले में। है। ए एरिया कम है ना, तो इसमें प्रेशर ज्यादा होगा। इस केस में प्रेशर अगर पीबी लग रहा है, तो पक्की बात है कि प्रेशर इन केस ऑफ ए विल बी लार्ज एज कंपेयर टू प्रेशर इन केस ऑफ बी। तो जी को क्या लेना है? हाँ G10 ले लो, है ना, G10 है या इसमें कैलकुलेशन है, इसे 9.8 लेना है आपको, जी को कैलकुलेशन में जी को 9.8 लेना है ना। दिया नहीं है, दिया नहीं है तो 9.8 ले लेते हैं मीटर पर। सर हाँ सर हाँ, बोलो। सर अगर इस टाइप क्वेश्चन से अगर एमसीक्यू होगा सर, तो फिर हम लोग इसमें सर 10 को लेके सॉल्व कर सकते हैं, और फिर जो ऑप्शन जो क्लोजेस्ट टाइप से आता क्लोजेस्ट है होगा, बिल्कुल उसमें। डिफरेंस बहुत कम होता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आपसे। अगर एमसीक्यू होगा तो जो क्लोजेस्ट होगा वो ले लेंगे हमसे। बाकी देखो पर्पस 10 या 9.8 लेने का एक ही होता है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो। कैलकुलेशन से जो आसानी जिसमें होती है वो ले लेते हैं हमसे। अदरवाइज आपने सही बोला है, 10 को लेके सॉल्व कर लो, जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे। हाँ सही बात है, सही आंसर दे दो आप इसमें। रेयांश आपका फर्स्ट पार्ट सही है। दिव्य थोड़ा सा यूनिट ध्यान देना बेटा, यूनिट थोड़े से सही नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप ऊपर न्यूटन में ले रहे हो ना, तो नीचे फिर सब चीजें मीटर में होनी चाहिए, है ना, नीचे सब चीजें मीटर में होनी चाहिए। सही है रेयांश, आपका आंसर सही है। यूनिट हमेशा ध्यान रखना कि अगर कहीं पे आप न्यूटन में फोर्स ले रहे हो, तो हमेशा जो बाकी सारी चीजें होंगी वो मीटर में होंगी, नहीं तो फिर वो पास्कल में आंसर नहीं आएगा। एक ही यूनिट होनी चाहिए।
हाँ, आदिल अजीम सही है आपका आंसर। हाँ दिव्य, थोड़ा सा अभी भी सौम्य, अरे सौम्य अपने आंसर थोड़ा सा बी ऑप्शन पता नहीं क्यों गलत आ रहा है सबका, है ना। सौम्य and दिव्य का मैं बताता हूँ, देखो है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, अपने आप आ जाएगा। देखो फर्स्ट केस में आते हैं, पहली बात लिखते हैं प्रेशर होता क्या है, कि प्रेशर होता है बेसिकली आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये प्रेशर की डेफिनेशन होती है, हमेशा प्रेशर को इसी तरह से डिफाइन करना कि प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। तो इस केस में जो भी थ्रस्ट लग रहा है इसका वेट ही तो लग रहा है नीचे, है ना, कि इसका वेट ही तो थ्रस्ट की जगह पे लग रहा है। तो फर्स्ट केस में हम लेते हैं ए वाले केस में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो ए वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो थ्रस्ट आपका इसका वेट लग गया, और वेट को आप किससे डिवाइड कर दोगे, एरिया से, ए ले लो। तो आप देखो इसका दोनों केस में वोट का वेट तो सेम ही है, हाँ, कि भाई मास ऑफ द वुडन ब्लॉक 5 kg है, तो यहाँ से ये 5 हो गया, जी की वैल्यू आप 9.8 ले लोगे, तो इससे mg की वैल्यू न्यूटन में आएगी। तो एरिया भी आपको फिर ना मीटर में लेना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो आप देखो एरिया आप कौन सा लोगे, जिसपे फोर्स लग रहा है, तो ये लग रहा है ना पैसा, ये वाला एरिया लोगे आप, ये मैंने शेड किया है, जिसके ये वेट परपेंडिकुलर है। तो 20 × 10 एरिया हो गया, तो इन 20 0.2 हो जाएगा, और ये आपका 0.1 हो जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये आपका न्यूटन है, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट केस का प्रेशर आपने सही निकाला है, ये आपका आ जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल लिख सकते हैं, है ना। चाहे तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिख लो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट में भी डेफिनेशन तो सेम ही होगी, वेट भी सेम है, बस एरिया आपने बढ़ा दिया। अब एरिया जो है ना, इस तरह से अगर इसको ऐसे रख दिया है, तो ये आपका ये वाला एरिया ले लोगे आप इसमें, तो ये वाला एरिया जो है 40 × 10 है, तो ये आपका 0.4 × 0.1 हो जाएगा, है ना। तो 0.4 × 0.1 का मतलब इसका ये जो एरिया होगा इसको आप निकाल लो, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो प्रेशर आपका आ जाएगा, हाँ, प्रेशर की वैल्यू आपकी इस केस में जो आ जाएगी, है ना, ये आपका 612.5 आ जाएगी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों केस में आंसर आ जाएगा, ये दोनों केस में जो आंसर होगा वो बेसिकली आपका ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आप इसको डिफाइन कर सकते हो इसमें। सर, हाँ बोलो। सर कैलकुलेट कर 1225 पास्कल्स ही आ रहा है। अच्छा 1 to 5 आ रहा है, फिर कहाँ गलती कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या। अच्छा अच्छा सॉरी, ये 20 है बेटा। हाँ ये डायग्राम ही गलत बना हुआ है शायद, है ना। ये डायग्राम जो है ना,
वो सही नहीं बना हुआ है। अच्छा चाहिए, सही चाहिए, मतलब मैंने ये डायग्राम के हिसाब से जो दिया है ना, सही बोल रहा हूँ सर डायग्राम में सर जो जहाँ पे 20 लिखना चाहिए वहाँ पे 10 लिखा है, जहाँ पे 10 होना चाहिए हाँ 20 हाँ, लिखा ये है। सही है आपका, ये एक्चुअली 10 है और ये 20 है। बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो आप। तब तो आपका आंसर यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। आप सही है, वो डायग्राम में डायमेंशंस गलत बने हुए है ना, कि डायग्राम में जो डायमेंशंस है ना वो आपके गलत बने हुए है ना। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से। अब सही है, सही बोल रहे थे आप, इसमें फिर वो 1240 आ जाएगा इसके, है ना। तो वही आपको इस तरह से ले लेना कि वेट अपॉन क्या ले लेंगे बेसिकली आपका एरिया, तो उससे इन दोनों केस में बेसिकली आपका ये आ जाएगा। हाँ मतलब बुक में क्या है ना, इसमें डायग्राम में तो ऐसे वैल्यूज दे रखा है, बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड भी है, तो उसमें ये दे रखा है कि किसने किसने आपको निकालना है ना, कि भाई किसने किसने आपको निकालना है, तो उसमें वर्ड्स में दिया हुआ है, तो उससे हम सीधे कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से, सही बोल रहा हूँ इसमें, है ना। तो चूंकि वो सेकंड पेज में है तो फोटोग्राफ में आया नहीं वो, है ना, अदरवाइज वो नई गलती करते आपकी। तो आपका जाएगा इस तरह से, सही। तो हमने ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जनरल प्रेशर एंड रिलेटिव डेंसिटी। अब हम आ जाते हैं फिर से थ्योरी पे, है ना। अब हम आ जाते हैं बेसिकली आपके नेक्स्ट जो चीज है दैट इज फ्लूइड प्रेशर के ऊपर, है ना, कि यहाँ पे हम आ जाते हैं बेसिकली आपके फ्लूइड के प्रेशर के ऊपर। है ना, डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस द प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स, है ना, कि भाई फ्लूइड के केस में प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रेशर इन फ्लूइड, है ना। तो सिंपल सा, जैसे सॉलिड किसी भी सरफेस पे प्रेशर अपने वेट की वजह से एक्सर्ट करता है, हाँ, कि जब भी हम फ्लूइड की बात करेंगे तो जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड एंड गैस होती है, तो सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू इट्स वेट ऑन सरफेस, है ना। सेम वे लिक्विड ऑल्सो हैज वेट, लिक्विड ऑल्सो, इसका भी लिक्विड का भी तो वेट होता है ना कुछ, भाई लिक्विड जो होगा ऑल्सो वेट, सिमिलरली जो लिक्विड का भी वेट होता है ऑल्सो हैव वेट, या फ्लूइड ऑल्सो हैव वेट, सो इट एक्सर्ट pressure on base and side of container, and side of container, जिसमें भी आपने इसको रखा होगा उसके बेस या साइड में वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से साइड और बेस में भी क्या होगी, इसलिए आपके प्रेशर की वैल्यू होगी, है ना, कि बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल लिख लो आप इसमें, बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना, कि भाई सॉलिड जैसे एक्सर्ट करता है प्रेशर अपनी वेट की वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सेम प्रेशर लगाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सौम्य, कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट होगा दोनों चीजें, है ना, कि जितना फोर्स वो बेस पे लगा रहा है उतने ही बेस उसके ऊपर लगा रहा है। तो आपका गया, तो सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट ऑन द सरफेस, सेम वे लिक्विड आल्सो हैव वेट, सो इट इज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस और वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना, कि भाई किसी भी शेप के कंटेनर में अगर आप इस तरह से लिक्विड फिल कर दो, है ना, कि भाई किसी भी शेप के कंटेनर में अगर हम लिक्विड फिल कर दें ऐसे, किसी भी शेप का हो, चाहे तो आप इसको इस तरह से कॉनिकल ले लो या स्ट्रेट ले लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इसमें अगर हम कोई लिक्विड फिल कर दें ऐसे, तो ये लिक्विड भी आपका प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसके साइड वॉल एंड बेस दोनों पे, है ना। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कि इसके सरफेस में भी एक प्रेशर लग रहा होगा, इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेयर की वेट की वजह से होगा। यहाँ पे आ जाएगा इसलिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर की वेट की वजह से जो प्रेशर होगा उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल लेंगे। तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 होता है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये आपकी होती है 1.03
into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, कि एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है कि भाई इसके ऊपर में एयर होगा ना, और उस एयर के वेट की वजह से भी तो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। और जैसे जैसे नीचे जा जाएंगे तो फ्लूइड का वेट भी उसमें इंक्लूड होता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो फ्लूइड का वेट भी क्या होता जाएगा, इसलिए आपका इसमें इंक्लूड होता जाएगा, तो बॉटम का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ बॉटम में अगर हम प्रेशर निकालें तो इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर तो होगा ही, प्लस जो लिक्विड का वेट है वो भी यहाँ पे प्रेशर लगा रहा होगा। लिक्विड का वेट जो है ना उसकी वजह से भी बॉटम में क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, है ना। तो हम सिंपल से बोलते हैं कि भाई प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि इन फ्लूइड या इन लिक्विड लिख लो ज्यादातर तो अच्छा ही रहेगा, इन लिक्विड प्रेशर increases with depth, by rho gh, है ना। लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ, किससे इंक्रीज होता है, रो जी एच से, है ना। एच जो हो जाएगा वो कितने डेप्थ पे निकाल रहे हैं वो आ जाएगा, कितना हम नीचे चले गए, है ना। इसमें एच जो हो जाएगा वो डेप्थ हो जाएगा, है ना, कि डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है ना। जी के बारे में हम जानते हैं, रो जो इसमें है ना वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना। ये जो सिंबल होता है ना इस तरह से पी जैसा जो बनाते हैं हम ऐसे टर्न करके, इस सिंबल को हम रो बोलते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, ये सिंबल आपका रो होता है, तो डेंसिटी के लिए यूजली रो सिंबल यूज होता है। तो रो जो होती है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है ना। तो डेप्थ के साथ प्रेशर रोजीएस से बढ़ता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पी पे प्रेशर कितना होगा, तो आप लिखोगे पी इक्वल टू हो जाएगा सरफेस का प्रेशर पी नॉट, है ना, प्लस इसके नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और बॉटम में प्रेशर जो जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो ये उस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा, है ना। ये जो प्रेशर आपने निकाला है, दिस इज द प्रेशर एट बॉटम ऑफ द टैंक, बॉटम ऑफ टैंक। क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर तो होगा ही सरफेस पे, कोई भी सरफेस अगर एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर को तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन लिक्विड का अपना वेट भी लगता जाएगा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो पी नॉट प्लस रो जी एच आ जाएगा। और ये जो प्रेशर होता है ध्यान रखना, दिस इज, ये जो प्रेशर होता है इंडिपेंडेंट बाय द रो जी एच, यहाँ पे एक लाइन और जोड़ देना आप इसमें, इन लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ बाय रो जी एच एंड इट इज independent of container shape, कंटेनर शेप, कंटेनर का शेप कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि अगर शेप इसकी बजाय आपका ये वर्टिकल भी वॉल्स इसकी होती और हाइट सेम होता तो प्रेशर सेम होता। तो प्रेशर की वैल्यू किसी भी लिक्विड में कंटेनर के शेप से इंडिपेंडेंट होती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये मैंने लिखी है ना। ये क्या है, बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाता है। तो बॉटम ऑफ द टैंक में इतना प्रेशर होगा, और शेप ऑफ द वेसल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी बजाय अगर मैं नैरो वेसल भी ऐसा ले लूं, है ना, कि हो सकता है मैं किसी केस में ऐसा वेसल ले लूं, फर्क नहीं पड़ता उससे। इस तरह से बहुत छोटा वेसल ले लूंगा वैसे, है ना, कि इस तरह से मैं वेसल ले लूंगा ऐसे वर्टिकल, है ना। अगर लिक्विड सेम है ना, कि अगर दोनों में लिक्विड सेम है, कि सेम लिक्विड आपने वाटर है तो वाटर लिया है, ऑयल है तो ऑयल ही लिया है, और सेम हाइट तक अगर फिल करेंगे तो जितना प्रेशर, अगर ये हाइट भी सेम है तो दोनों जगह पे बॉटम में प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेप एंड साइज से भी, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कि भाई जो शेप एंड साइज से प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, जैसे कि आपके इंडिपेंडेंट लगता है। हाँ रियाज, तो भेजूंगा बेटा मैं, थोड़ा सा ना अभी आजकल टाइट शेड्यूल चल रहा है काफी, करता हूँ मैं इसे, है ना, चैनल पे अपडेट करूंगा मैं इसमें।
है ना, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक हो जाएगा ये, तो ये प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फ्लूइड में प्रेशर की वैल्यू होती है। जैसे आपने बोला ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं कि विच मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है सर? बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर बिल्कुल सही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम मेजर करते हैं वो आपका वही गेज जो होता है, गेज जो होता है, प्रेशर गेज जो होता है वो बैरोमीटर होता है आपका। तो बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बड़ा सिंपल सी चीज थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको मेजर करना है तो एकदम सिंपली हम मेजर कर सकते हैं, है ना, कि भाई कितना, जैसे मैंने बोला ना 1.03, वो प्लेस टू प्लेस वेरी भी करता है, इन 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये प्रेशर कैसे पता चला मुझे कि इतना होगा? हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे आ जाता है बेसिकली आपका एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज ए बैरोमीटर, है ना। तो जो बैरोमीटर होता है इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं, है ना। और कैसे यूज करते हैं? एकदम आसान सा है कि एक आपका यहाँ पे आप इस तरह से कोई टैंक ले लो, है ना, कि इस तरह से आपका कोई टैंक है ना, कि देयर इज अ टैंक, है ना। और टैंक में हम क्या फिल कर लेते हैं? मरकरी, क्योंकि मरकरी बहुत हैवी होता है ना, तो इससे इंस्ट्रूमेंट का साइज छोटा हो जाता है। और आपने क्या कर लिया ना, एक ट्यूब ले लिया ऐसे, है ना, कि एक दूसरी तरह से आपने एक ट्यूब ले लिया, इस ट्यूब में मरकरी फिल कर दिया, एक एंड से क्लोज है, एक एंड से ओपन है। और हम क्या करते हैं कि इसको दूसरे एंड को अपनी जो थंब होती है ना उससे क्लोज कर लेते हैं, कि इसमें ही मरकरी फिल्ड है यहाँ पे और इसके अंदर मरकरी फील्ड है। और इसको हम क्या करते हैं बेसिकली, आपका एक एंड को कोशिश करते हैं कि यहाँ बहुत कम एयर रहे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एयर बच जाए बीच में, और थंब से इसको क्लोज कर लेते हैं। और इसको उल्टा करके इस कंटेनर में हम ऐसे डिप कर देते हैं, उल्टा करके कंटेनर में आपने डिप कर दिया ऐसे, और अभी आपने थंब रखा हुआ है ना। तो थंब जब हटाएंगे ना तो यहाँ पे देखोगे मरकरी राइज कर जाएगा किसी हाइट तक। तो जितने हाइट तक ये राइज करता है ना, वही बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करता है। यहाँ पे जो मरकरी होगा कुछ राइज कर जाएगा, तो जो राइज करता है ऑब्वियस बात है यहाँ पे कुछ यहाँ पे नॉर्मली नेग्लिजिबल एयर है ना, कि यहाँ पे आपका नेग्लिजिबल एयर है। नेग्लिजिबल एयर है मतलब यहाँ का प्रेशर 0 होता है, इसी को हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं बल्कि 0 हो जाता है ना, क्योंकि कोई यहाँ पे मीडियम ही नहीं है। मीडियम की वजह से तो प्रेशर लगेगा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो एयर के वेट की वजह से तो लग रहा है, तो अगर मीडियम कहीं पे है ही नहीं तो वहां पे वैक्यूम होगा, वहां पे प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हम बोलते हैं यहाँ पे कुछ राइज हो गया ऐसे, है ना। तो यूजली आप देखोगे ना ये जो राइज होता है ये 76 सेंटीमीटर राइज होता है, एवरेज केस में देखा जाए तो। कितने से राइज होगा बेसिकली आपका 76 सेंटीमीटर से, है ना। तो इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि किसी भी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका ये लिखते हैं कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह पे ये लिख लोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। मतलब प्रेशर की यूनिट तो सेंटीमीटर होती ही नहीं है ना, वो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन हम बोल रहे नहीं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होगा, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे यहाँ का वैक्यूम प्रेशर है, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा ना, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो रोजी एच हो जाएगा, रोजी इंटू 76, यही तो हो जाएगा ना। भाई ये वैक्यूम था, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, अगर 76 सेंटीमीटर नीचे आ गया तो प्रेशर रोजी एच हो जाएगा। और ये प्रेशर ही तो एटमॉस्फेरिक होगा, इस सारे पॉइंट का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक ही होगा ना, क्योंकि ये चीज तो एटमॉस्फेरिक और एक्सपोज्ड है।
मतलब ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम लेवल वाले सारे सेम हो, तो हम बोल देंगे कि एटमॉस्फेयर प्रेशर 76 मीटर ऑफ एच का मतलब ये है कि जो ये कॉलम राइज करेगा मरकरी का वो 76 सेंटीमीटर करेगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग पी नॉट की वैल्यू जो होगी वो रो जी इंटू 76 हो जाएगी। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब होता है इस फॉर्मूले में एच की वैल्यू 76 है, तो इससे पी नॉट की वैल्यू आप निकाल लोगे। रो की वैल्यू हम जानते ही हैं 13.6 होता है ना। जी की वैल्यू आप यूनिट कर लेना, आपका ग्राम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना इसे, इनटू आपका 980 हो जाएगा वो। जी की वैल्यू 980 पुट कर दो, क्योंकि सब चीजें हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो डेंसिटी भी 13.6 हो जाएगी और जी की वैल्यू 980 हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये आपका 76 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और फिर से जब हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर, है ना। तो वही चीज है कि जैसे कहीं ऐसी जगह पे ले गए जहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है तो ये हाइट कम हो जाएगी, हो सकता है 75 ही हो जाए, कहीं पे एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है तो 77 भी हो सकती है। तो प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। एवरेज में हम ये ले लेते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसकी की वैल्यू इसके इक्वल होगी, है ना। तो ये आपका बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे हम मेजर करते हैं, we call it as a barometer। सर हाँ बोलो। सर जी का वैल्यू को सर हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया है, 980 नहीं होगी क्या? सर डेंसिटी ऑफ वाटर सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या सेंटीमीटर स्क्वायर? सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपका केजी पर मीट सॉरी ये आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक होता है जी की वैल्यू। तो इसको अच्छा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ना हम इसे, सेंटीमीटर पर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये, हाँ 980 तो आ जाएगा, और ये आपका 13.6 है ना, ये 980 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और एच की वैल्यू आपने 76 सेंटीमीटर ले ली, सही तो सब चीजें आपकी यहाँ से जो आएंगी ना वो इसमें आएंगी, इसको इसके आगे जो हम यूनिट लिखेंगे ना वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये जो कैलकुलेट करके आएगा वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, उसको फिर से न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, या इससे अच्छा होता है कि यार 76 को ही हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी है जैसे भी यूनिट सेम होनी चाहिए आपकी, है ना, कि इससे यूनिट सेम होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली ये न्यूटन में आता है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बैरोमीटर होता है, कि दिस इज नोन एज ए बैरोमीटर। तो सर हाँ बताओ। सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बड़ी यूनिट है, फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बड़ी है यार, ऐसा ही ओके सर। है ना, कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना ये इक्वल होता है 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों में कन्वर्जन होता है, ये बड़ी यूनिट है आपकी। ठीक है ना, तो इस तरह से कर लेंगे। थैंक यू थैंक यू। ये आपका गैस है, तो ये आपका हो गया बैरोमीटर, जो कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी याद रखना, और ये इसका मतलब क्या होता है ये समझना होगा आपको। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हम बैरोमीटर यूज करेंगे तो मरकरी यहाँ पे 76 सेंटीमीटर राइज करेगी, है ना, कि मरकरी कितने सेंटीमीटर, 76 मतलब रोजीएच में एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, कि एच की जो वैल्यू होगी ये 76 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमने फ्लूइड के प्रेशर के बारे में नॉलेज ली।
कि थोड़ा सा फ्लूइड के प्रेशर के बारे में वी हैव एक्वायर्ड द नॉलेज। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये बड़ा मुश्किल है यार। हाँ, पहले ये कर लो। हाँ, दिव्या नादिल जिम सही है आपका आंसर। हाँ, रेयान सही है। हाँ सही है ना। कि इस इसमें वन बाय वन हम देखते हैं, अगर कि अगर हम यहाँ पे वन बाय वन देखें, है ना, तो आप देखो कि इस तरह से करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा। तो प्रेशर सेम होगा, प्रेशर को शेप एंड साइज से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। पर दोनों में वाटर है, ये ध्यान रखना आप इसमें, कि दोनों में जो है वो लिक्विड जो है वो वाटर ही है, अलग वो लिक्विड नहीं है। और दोनों की हाइट भी सेम ही लग रही है मुझे, जैसे डायग्राम बना हुआ है हाइट भी सेम है। तो वाटर में प्रेशर की वैल्यू शेप से क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर तो हमेशा रोजीएच ही होता है ना। तो दोनों में हाइट अगर सेम है, रो सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर, गलत है, शेप ऑफ कंटेनर पे कहाँ डिपेंड करता है, ये आप पाएगा। भाई उसमें ऐसा लगता है कि इसमें वेट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। भाई वेट ज्यादा है तो एरिया भी तो ज्यादा है। भाई प्रेशर जो होता है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया भी तो होता है ना। तो जहाँ वेट ज्यादा है वाटर का, वहां पे एरिया भी ज्यादा है। और जहाँ पे वेट कम है, वहां पे एरिया भी कम है। तो अगर हाइट ऑफ सेम रहेगा, तो बॉटम में प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, इसलिए आपकी सेम रहेगी इस केस में। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं इसे, है ना। तो ये काफी कंसेप्ट बेसिकली आपका इसमें यूज होता है। तो डी ऑप्शन सही है इसमें। ओके, ये कर लो जरा सा।
आप ध्यान रखना, ये प्रेशर नहीं पूछ रहा है, ये फोर्स पूछ रहा है, मतलब ये थ्रस्ट पूछ रहा है। ही इज आस्किंग फोर्स एक्सर्टेड मींस थ्रस्ट की वैल्यू क्या हो इन ऑल थ्री केसेस। ये थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखना, थ्रस्ट जो होता है वो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, है ना, कि जैसे थ्रस्ट की वैल्यू जब आप लिखोगे तो थ्रस्ट की वैल्यू आपकी प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगी। ऐसे जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे समझ जाएंगे उसमें। हाँ ध्यान सही है आपका आंसर। चलो मैं देखता हूँ। आदिल अजीम सही है, रियांस आपका भी आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक आंसर दिया आपने, सही है, सही आंसर दिया आपने। भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई सबका मास तो इक्वल है ना यार, तो डेंसिटी अलग अलग तो क्या फर्क पड़ता है उससे। सबका अगर मास इक्वल है तो सबका बेसिकली एमजी इक्वल होगा, तो थ्रस्ट यहाँ पे एमजी तो हो जाएगा, थ्रस्ट जो होगा वो एमजी हो जाएगा। तो सबका अगर मास इक्वल है, थ्रस्ट एमजी भी इक्वल होगा, तो बॉटम में तीनों सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे। हाँ, जब आप इस तरह से फिल करोगे तो सब में लिक्विड की हाइट अलग अलग होगी, कि अगर तीनों वेसल आइडेंटिकल है ना, तो तीनों का अगर मास सेम है तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा हाइट तक ये होगा। ये ए लिक्विड आ गया, उसके बाद इसकी हाइट आ जाएगी, है ना, और सबसे कम हाइट सी की हो जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, मास सेम है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन तीनों का वेट तो सेम ही है ना, एमजी तो नीचे तीनों सेम ही लगा रहे होंगे। वही तो बोल रहा है, एमजी और प्रेशर भी इनफेक्ट सेम ही होगा क्योंकि बॉटम का एरिया भी तीनों का सेम है, आइडेंटिकल वेसल यूज किया है इसने, तो बॉटम में प्रेशर भी सेम लगा रहे होंगे क्योंकि तीनों अलग अलग लिक्विड है ना। वो तो हम हाइट से कंपेयर करते हैं सेम लिक्विड को, अगर तीनों अलग अलग हैं तो तीनों की हाइट अलग अलग होने पे भी प्रेशर की वैल्यू सेम हो सकती है।
है ना। तो तीनों केस में सेम थ्रस्ट होगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो सेम जो होगा सारे वेसल में हो जाएगा। डेंसिटी अलग है तो सब में कॉलम की हाइट अलग अलग होगी, लेकिन सबका वेट तो सेम ही है, तो नीचे वेट सेम ही लग जाएगा तीनों। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरह से आंसर। है ना, ये आपका इस तरह से। सब करेंगे, हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि जो हम अभी कर सकते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके बारे में। इसके बारे में आप क्या जानते हो, इसके बारे में क्या जानते हो, कुछ जानते हो? आर्किमिडीज का हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बिल्कुल सही है ना। ये आर्किमिडीज था नहीं, तो इसको स्टोरी पता है आपको? Yes, sir, he was taking part when he realized about that formula of currents. हाँ हाँ, सही बात है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। कि भाई इसने क्या था ना, कि भाई इसको, इसके जो किंग था, उसने बोला कि भाई बताओ मेरे जो ये क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो मुकुट या ताज टाइप का जो राजा पहनते थे, ये प्योर गोल्ड की बनी या नहीं बनी है, इसमें सिल्वर मतलब इसमें ऐसा तो नहीं कोई इम्प्योरिटीज कॉपर वगैरह है? बहुत दिनों पहले कोई ऐसा थोड़ी कोई अल्ट्रासाउंड या कोई दूसरी टेक्निक थी जिससे हम बता पाए, है ना। तो उसने बोला कि भाई जाके पता लगाओ, कल तक अगर नहीं पता चला तो बस तुम्हारा तो, वो तो पहले के राजा ऐसे थोड़ी थे कि नहीं कर पाए, आके बोल दिया सॉरी सर, बोले नहीं नहीं फिर तो सीधे तुम जाओगे, तुम्हारा जो है फांसी दे दी जाएगी तुम्हें। तो बड़ा टेंशन में ना बात कर रहा था ये, तो अचानक से उसको अपना ना वेट कम लगा, तो उसको आइडिया आ गया कि जो कैसे हम इम्प्योरिटी पता लगा सकते हैं। तो वो यहाँ से रन किया और ऐसे ही यूरेका यूरेका बोल करके, है ना। तो दैट इज, आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट, है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो उसी से रिलेटेड है ना। तो ये स्टोरी होती है और इसी के ऊपर फर्दर आपका लेक्चर बेस्ड है। एनसीईआरटी में आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है ना। कि तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना है ना। तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है। ये आज मैं सोच रहा हूँ इसको नहीं पढ़ाऊँ मैं, आज मैं थोड़ा सा ना ये प्रेशर वाला ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मिक्स हो जाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा प्रेशर के ही ना और क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल लेंगे तो ज़्यादा वो फ्रूटफुल होगा, ओके सर। है ना। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ उस प्रेशर के ही कंसेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करता हूँ, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, फिर आपका फायदा नहीं होगा। मैं देखता हूँ कुछ मेरे पास क्वेश्चंस अगर होंगे तो, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं आज, सही बात। ये कर लेते हैं इसमें, सही। अभी शेयर करता हूँ मैं से। ये करते हैं पहले,
चलो प्रेशर के कंसेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं और हाँ ये सॉल्व कर लीजिए बस आप क्वेश्चन। है ना, हाइड्रोलिक जो जैक होता है उसके कंसेप्ट के ऊपर है ये, जिससे ऑटो गैरेज में व्हीकल को हम लिफ्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक जैक। है ना, इसको हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट पे जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, विदाउट चेंज दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। है ना, कि हाइड्रोलिक जैक का प्रिंसिपल ये यूज करते हैं, प्रेशर अप्लाइड ट्रांसफर विदाउट चेंज, विदाउट चेंज। है ना, मतलब कम लोड अप्लाई करके हम ज्यादा लोड लिफ्ट कर सकते हैं इस कंसेप्ट को यूज करके, प्रेशर अप्लाई ट्रांसफर विदाउट चेंज, कि जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट चेंज।
देखो मैं इसका थोड़ा मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ कि चूंकि अभी आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पता है ना, इसलिए आप इसको नहीं कर पाओगे। हाइड्रोलिक सिस्टम, कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है उसका मैकेनिज्म इसी तरह से होता है। तो मैं थोड़ा डिटेल, है ना, कि जो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम कोई भी होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है ना, दो पिस्टन होते हैं ऐसे, सिलेंडर होते हैं ऐसे, इसमें ऑयल फिल्ड होता है। एक सिलेंडर ना बहुत नैरो होता है और दूसरा सिलेंडर जो होता है वो वाइड होता है, दोनों कनेक्टेड होते हैं ऐसे। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में यही एपरेटस होता है, ये वाइड होता है। और एक आपका जो सिलेंडर आपने लिया है ये आपका नैरो है, बीच में सेम साइज ही ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा। हाँ ये वाला हम वाइड बना लेते हैं जहाँ पे आपको लोड रखना होता है ना, एकदम सिंपल से ऐसा बना लेंगे ना तो कम एफर्ट लगा के हम ज्यादा लोड लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक पिस्टन लगा लो आप ऐसे, लाइक दैट, और सेम हाइट पे यहाँ पे एक और पिस्टन है, ये आपका ऐसा, है ना। और बीच में कोई ऑयल फील्ड होता है ऐसे, इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, कुछ ऑयल फिल कर देते हैं। इस तरह से ऑयल फिल कर दिया आपने, तो क्या करते हैं कि जहां पे आपको जिस चीज को लिफ्ट करना होता है, जैसे कार को लिफ्ट करना है तो कार को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे जैसे, है ना, कि इस तरह से आप कार को क्या करोगे, इसके ऊपर प्लेस कर दोगे इस तरह से, ये आपकी कार प्लेस होगी इसके ऊपर। और जो नैरो सिलेंडर होता है वहां पे हम इसको लिफ्ट करने के लिए फोर्स लगाते हैं, तो कॉन्सेप्ट होता है कि एफ कम फोर्स लगा के ही हम ज्यादा इसका वेट लिफ्ट कर पाएंगे। इसका वेट सपोज कैपिटल एम जी है ना, तो ये तो बहुत 1000 kg कुछ भी हो सकता है, हम कम फोर्स लगा के इसको ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। तो वही मैंने बोला है कि मान लो ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो आप प्रेशर F/A1 अप्लाई कर रहे होगे ना, तो ये जो F/A1 है ना सारे पॉइंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात, कि एक एंड पे जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो में ट्रांसफर हो जाता है विदाउट चेंज, और जब ये प्रेशर अप्लाई किया जो यहाँ पहुंचेगा तो इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, तो P/A1 इक्वल हो जाएगा mg/A2 के। ये इसमें फॉर्मूला होता है, जो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्रेशर यहाँ पे F/P1 हो जाएगा, F/A1 हो जाएगा, और ये प्रेशर पूरे फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाएगा और इसके प्रेशर को बैलेंस कर देगा, जो कि प्रेशर आपका mg/A2 है। तो यही मेन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, है ना, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा F = mg/A1/A2, है ना। और अभी आपने देखा कि A1 की वैल्यू जो है वो लेस देन A2 है ना, तो ऐसे फोर्स जो होगा वो भी लेस देन mg हो जाएगा, मतलब कम फोर्स अप्लाई करके ही ज्यादा लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं, है ना, कि कम फोर्स अप्लाई करके ही हम ज्यादा लोड क्या कर सकते हैं, इसलिए आपका लिफ्ट कर सकते हैं। तो जस्ट एक ही फॉर्मूला यही यूज होता है कि एक नैरो सिलेंडर में एक वाइड सिलेंडर में, दोनों में प्रेशर की वैल्यू इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं उस क्वेश्चन पे वापस जाऊंगा इसको बताने के बाद। है ना, अब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, ये फॉर्मूला तो आपके पास आ ही गया, अब मुझे आप आंसर उसका बता सकते हो क्या होगा। एफ निकालना है आपको, है ना। तो ये आपका हो गया, इसका mg निकालने का, तो ये तो m है ना, ये आपका हो गया A2, ये हो गया A1, एंड फोर्स कैलकुलेट करना है आपने, बस कैलकुलेट करके आंसर बता दो इसका क्या आ रहा है।
है ना, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें हाइड्रोलिक जैक में यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, है ना। ये आ जाएगा। मैं देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है इसका। मेरे पास भी इसका अभी आंसर नहीं है, आंसर एक बार चेक करता हूँ। तब तक आप लोग ट्राई कर लो। हाँ दिव्य, अब आपका आंसर सही है। दिव्य, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। अब तो सीधे कैलकुलेट ही करना है बेटा, अभी तो आपने पढ़ लिया कि F/A1 विल बी इक्वल टू द mg/A2 हो जाएगा। तो F निकालने का मतलब आपको ये निकालना है A1/A2 इंटू mg। तो A1 की वैल्यू इसने 0.03 दे रखी है, A2 की वैल्यू 0.55 दे रखी है, और ये आपका 2000 है, लेकिन ये मास है तो जी के लिए 10 मल्टीप्लाई भी होगा, है ना, या जी के लिए 9.8 मल्टीप्लाई होगा। वो डिपेंड करता है किससे आपका सिंपल कैलकुलेशन होता है। जी की कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी इसने, हालांकि देना चाहिए। सर आंसर अप्रोक्स में आएगा। अप्रॉक्स में आ जाएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा, अगर आप 2000 इंटू 9.8 ले लो, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1069 न्यूटन। अगर आप मान लो 10 भी लेते तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता, लेकिन आप देखो यहाँ तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, ये है इससे, और 2000 का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होगा ना, तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर 10 भी लोगे तो भी अप्रॉक्सिमेटली आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आप देखो 20,000 न्यूटन को, माई वेट इस व्हीकल का 20,000 न्यूटन है ना, वो सिर्फ हम 1000 न्यूटन से लिफ्ट कर सकते हैं, है ना, कि बहुत कम फोर्स अप्लाई करके पूरे उसको लिफ्ट कर लेंगे। इसी को हम हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा फ्लूइड का कंसेप्ट क्या होता है यूज होता है ना, कि आप देखो कितना ज्यादा लोड है उसका, उसको कोई ह्यूमन बीइंग ही इस तरह से प्रेशर अप्लाई करके लिफ्ट कर सकता है। ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं ऐसे, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ये प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आता है एनटीएससी में, काफी पूछा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है ना, इसलिए पूछा जाता है कि भाई ह्यूमन नॉर्मल लाइफ में यूज होता है ये। ओके चलो ये कर लो। इसमें मैं हिंट देता हूँ आपको। मैं इस केस में ना, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा। अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, तो अगर पूरी चीज रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में है तो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। इससे आप देख लो।
ये तो आ जाना चाहिए, मैंने बता दिया प्रेशर P1 P2 सेम होगा, इससे तो इजिली सॉल्व कर लोगे आप। मरकरी तो इसमें कहीं आएगा ही नहीं, तो मरकरी तो नीचे है ना, प्रेशर P2 की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर प्रेशर सेम नहीं होगा तो मरकरी एक तरफ नीचे होगा, एक तरफ ऊपर होगा। हाँ मैं भेजूंगा, मैं एक्चुअली एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा अभी सारे लेक्चर्स की, तो वो मैं शेयर करूंगा आपसे बाद में, है ना। प्लेलिस्ट से ही होगा ना, अब तो लेक्चर बहुत सारे हो गए, तो प्लेलिस्ट शेयर करने से ही होगा। आदिल अजीम सही है आपका आंसर। हाँ दिव्य आपका आंसर सही है, दिव्य आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, अब मीटिंग ऑफ करते हैं। देखो P1 पे जब आप प्रेशर निकालोगे तो सरफेस पे ध्यान रखना, इसमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है। कोई भी चीज जब ओपन होती है तो वहां पे प्रेशर जीरो नहीं होता है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर तो है। तो यहाँ का प्रेशर P0 है, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो P1 की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, P0 प्लस रो जी एच, डेंसिटी इसमें वाटर की हो जाएगी तो 1 जी, कितना नीचे चलेगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, तो P2 जब निकालेंगे तो P0 प्लस नीचे चले गए। अब इसकी एथाइल अल्कोहल की क्या डेंसिटी आपको नहीं पता है, तो डेंसिटी आप रो एज्यूम कर लो एथाइल अल्कोहल की, इंटू जी इंटू कितना नीचे गया 12। तो आपने बोला है कि दोनों सेम लेवल पे है ना, तो प्रेशर की वैल्यू तो सेम होगी, तो यहाँ से P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपका आ गया P0 प्लस 1G इंटू 10 इक्वल टू P0 प्लस हो जाएगा रो जी इंटू 12। यहाँ से P0 कैंसिल ही हो गया, जी भी कैंसिल हो गया, तो रो की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो 10/12 आ जाएगी, है ना। 10/12 भी तो आ जाएगी, और 10/12 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.83 आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर। ये इथाइल अल्कोहल की डेंसिटी होगी, है ना, क्योंकि आपने 1 लिया था वाटर की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी आपका ही आ जाएगा। ठीक है, ये हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो ये जस्ट थोड़ा सा हमने आज प्रेशर का आइडिया ले लिया, ठीक है। तो वी हैव टेकन द आइडिया ऑफ प्रेशर टुडे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतनी काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट इज यूरेका एंड यूरेका। उस क्लास में फिर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही बचता है अब आपका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।